देखो फ्रेंड्स, जब जब हम क्लास 10th की साइंस की बात करते हैं और साइंस में भी बेसिकली अगर केमिस्ट्री सेक्शन की बात करते हैं तो हम इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जो है आपका एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये आपके डेली लाइफ से तो जुड़ा हुआ चैप्टर है ही, उसके साथ ही आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम इस सेशन को शुरू करते हैं और चलिए समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड्स, बेस एंड साल्ट, कैसे आप लोग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ही आप लोग चैप्टर में घुसोगे तो एक जरूरी बात ये होती है कि आप चैप्टर के मीनिंग को समझ लो। चैप्टर का मीनिंग आपके पास 3 अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं। पहली टर्म आपकी एसिड है, दूसरी टर्म आपकी बेस है और तीसरी क्या है, साल्ट। साल्ट को एक बार से साइड रख देते हैं क्योंकि एसिड और बेस को हम साइमल्टेनियसली एक साथ समझना शुरू करते हैं। अब एसिड और बेस आपको पता होगा, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता है। एसिड मतलब टेस्ट में खट्टे होते हैं और अगर आप बेस की बात करोगे तो कड़वे होते हैं, ठीक है। एसिड आपका नींबू में होता है, संतरे में होता है, अंगूर में होता है। बेस आपका साबुन में होता है, टूथपेस्ट में होता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बातें आपको पता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो भी है आपका ऑरेंज हो गया, आपका इमली हो गया, आपका नींबू हो गया, आंवला हो गया और अंगूर हो गया, इन सब में बच्चों क्या होता है, आपका एसिड होता है। आप सभी ने पढ़ा हुआ है, क्लियर। और दूसरा क्या है, बेस। बेस में आप देख सकते हो आपका जो बेकिंग सोडा है, आपका जो टूथपेस्ट है, आपका जो सोप है, आपका जो साबुन है, उन सब में क्या होता है, बेस होता है। कुछ बेसिक बातें आपको पता है कि जो आपके एसिड है, एसिड बच्चों वो टेस्ट में आपके कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, श्योर होता है। और अगर आप बेस की बात करते हो, ये कैसे होते हैं, आपके बीटर होते हैं। यानी कि आप लोग हिंदी में क्या कह सकते हो इनको, कि ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, क्लियर। एक बेसिक बात जो आप लोगों ने और भी पढ़ी होगी कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं व्हेन दे डिसोसिएट दे डिसॉल्व, ठीक है। और अगर आप बेस की बात करते हो तो बेस में आपका OH नेगेटिव, जिसको आप लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हो, वो प्रोड्यूस होता है। इतना सफिशिएंट नहीं है, ये बातें आपको कोई भी आदमी बता देगा, लेकिन आपको साइंस के सेगमेंट में इसको पढ़ाया गया है, इसलिए आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस पता होनी चाहिए। तो वही सारी चीजें हम लोग इन चीजों से आगे चल के एग्जैक्टली केमिकल बेस पे, फिजिकल बेस पे हम पढ़ते चले जाते हैं। कि अगर आप एसिड को देखोगे तो यहाँ पे 2 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल चेंज के दरमियान जो भी प्रॉपर्टी होल्ड होती है उनको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हो आप लोग, और फिजिकल जो आपका चेंज होता है उसके दरमियान जो भी प्रॉपर्टी होल्ड होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी। तो 2 अलग अलग आई होप की टर्म्स आपको समझ में आ गई होगी। हम 1 बाय 1 करके ईच एंड एवरी को एक्सप्लेन करते चलेंगे कि इसके दरमियान, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। यहां से काफी इंपॉर्टेंट चीजें जब आप आगे जाके चलोगे तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आती है। केमिकल रिएक्शंस मतलब जितने भी आप सॉल्ट पढ़ते हो, एसिड्स बेस के केस में सॉल्ट का कैटेगरी होता है, वहां से एक डेफिनेट क्वेश्चन बनता है। खैर वो बातें हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग समझो हम 2 प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से। देखो ध्यान से 2 चीजें अभी अभी जो हमने बात किया, यहाँ पे मैंने एसिड को मेंशन किया है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपका बेस को मेंशन किया। बोलो इतना समझ में आया, ओके। अब चलते आगे। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एसिड आपका कोरोसिव होता है नेचर में। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर आपके हाथ पे गिर गया तो वहां पे जल सकता है आपका हाथ, एक देसी लैंग्वेज में आप ऐसा मीनिंग समझ सकते हो। अच्छा, सेम प्रॉपर्टी आपकी किसके पास होती है, बेस के पास भी होती है। काफी बेस ऐसे जो कोरोसिव होते हैं नेचर में, लेकिन ये बात अभी अभी हमने की कि आपका एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा है, श्योर टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है। और आपका जो बेस है उसका टेस्ट कैसा है बच्चों, वो है आपका कड़वा। करीब करीब करके ये बातें हम लोगों को पता भी थी और हम जानते भी हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वो क्या, ध्यान से समझो। टेस्ट इज नॉट concrete evidence to find whether a substance is acidic or basic। मतलब कहने का क्या है कि टेस्ट कोई पैरामीटर नहीं है जिसके बेस पे आप लोग बता सको कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम लोग केमिकल को डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे टेस्ट का एक ऐसा सेगमेंट है यार, ये ठीक है पता होना चाहिए हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन इसके बिहाफ पे आप लोग ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि आपका सब्सटेंस क्या है, एसिक है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। इसका मतलब आगे और चलना पड़ेगा। तो हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत रहे
जो हमें बता सके कि आपका सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपकी इंडिकेट करती हो कि जो सब्सटेंस आपका वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, उनको बोलते हो आप लोग इंडिकेटर। क्लियर? तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। क्लियर? तो ये आपकी टर्म होगी, अगली आपकी क्या है, इंडिकेटर। क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिकेटर भी दो तरीके के होते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे बताएंगे, जो अपनी स्मेल में चेंज कर लेंगे। यस, जो अपनी स्मेल में चेंज करते हैं इंडिकेटर, उनको क्या कहते हो आप लोग, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो आपकी सेकंड कैटेगरी है। तो सेकंड टाइप के इंडिकेटर कौन से हो गए आपके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर भी हैं स्टूडेंट्स जो अपने कलर में चेंज करते हैं, यानी कि अपने रंग में बदलाव करते हैं। एसिड डालोगे तो कोई और कलर रहेगा, बेस डालोगे तो कोई और कलर रहेगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे जो इंडिकेटर जो अपने कलर से बताते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उनको वो विजुअल या फिर आप लोग को व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, विजुअल इंडिकेटर बोलते हो। तो देयर आर द टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल से इंडिकेट करते हैं उनको इन्हें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, और जो विजुअल्स के थ्रू, अपने कलर में चेंज के थ्रू जो बताते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, उनको क्या कहते हो आप लोग, विजुअल्स इंडिकेटर। क्लियर? तो दो तरीके के इंडिकेटर थे। विजुअल इंडिकेटर में भी हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती है, एक जो नेचुरल होती है, जो नेचर प्रोड्यूस करती है, एक हमने जिनको बनाया हुआ है, यानी कि ह्यूमन बीइंग ने जिनको बनाया हुआ है, उनको क्या बोलते हो, सिंथेटिक, या फिर आप लोग बोलते हो आर्टिफिशियल। कुछ कुछ केस में ये सब हालांकि हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने शब्द सुना होगा आर्टिफिशियल, उसका ही कहीं ना कहीं एक तरीके का मीनिंग है सिंथेटिक। ठीक है? जिसको बनाया गया है, ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है? तो आपको हाई होप की क्लैरिटी हो गया होगा कि हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ओल्फैक्टरी और विजुअल इंडिकेटर का। अब ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, आपके तीनों इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लिख दिए, विजुअल की दोनों कैटेगरियां। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे नेचुरल, क्लियर, यहाँ पे सिंथेटिक, और यहाँ पे क्या है आपका ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर कौन से, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, लिटमस और टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा, आई होप कि इसका मतलब क्या था, लिखने की जरूरत नहीं है। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी, येलो कलर की जो होती है। ठीक है? तो आपका जो टर्मरिक है और जो आपका लिटमस है, दोनों बच्चों नेचुरल आपके इंडिकेटर है, नेचर से मिलते हैं हमको, हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? दूसरी अगर मैं बात करूं सिंथेटिक, जो ह्यूमन एक तरीके से जो केमिकल की तरह बिहेव करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, आप फिनोप्थेलिन ले सकते हो और आप लोग मिथाइल ऑरेंज ले सकते हो। बच्चों में इसमें स्टार कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझे इस चीज को। अगर आपके पास सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात आए तो हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर में किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे फिनोफ्थलीन की, और किसकी बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज की। तो ये दो आपके हैं। अच्छा, ओल्फैक्टरी में तो जो स्मेल से आपको बताते हैं, तो आपका पहला ओनियन है और दूसरा क्या है आपका क्लोव। ठीक है? आपका ओनियन और क्लोव दो आपके कैसे इंडिकेटर हैं, जिनको बोलते हैं आप लोग ओल्फैक्टरी। इनकी स्मेल बदल जाती है, इनकी गंध बदल जाती है जब ये एसिड और बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो ये तीन तरीके के इंडिकेटर थे। अब मुद्दे की बात ये है कि सर क्लियर हो गया कि ये आपका लिटमस, टर्मरिक, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ओनियन और क्लोव, ये इंडिकेटर हैं। कोई स्मेल चेंज करता है, कोई अपने कलर से बताता है, कोई नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल है। ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये बिहेव कैसे करते हैं आपके एसिड के साथ, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सब्सटेंस डाला, इसका कलर ये हुआ तो एसिड है, ये हुआ तो बेस हुआ। ठीक है? तो ये एक आपकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो वही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ध्यान से समझो। ये मैंने तीनों चीजें लिखी हुई है, टर्मरिक है, फिनोप्थलीन है और ओनियन है। मैंने तीनों को एसिड के साथ ट्रीट करवाया बच्चों, ध्यान से समझना, एसिड के साथ ट्रीट करवाया। तो क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको नोटिस करना। ध्यान से देखो, आपका जो एक तरीके से टर्मरिक है, टर्मरिक जब आप डालते हो, टर्मरिक में जब आप एसिड डालते हो बच्चों, कोई चेंज नहीं होता, हल्दी का कलर वैसा ही रहता है जैसा है, किसके साथ, एसिड के साथ। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि यस दिस सब्सटेंस इज एसिडिक। अगर मैं बात करूं फिनोप्थलीन की, तो फिनोप्थलीन अपने आप में नेचुरल स्टेट में कलरलेस होता है, और ये कलरलेस ही रहता है एसिड के साथ। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है। फिनोप्थलीन कैसा है, कलरलेस विद द एसिड, और नेचुरल स्टेट में भी बच्चों कैसा रहता है, ये कलरलेस ही रहता है। बात करें आपका ओनियन, ओनियन रिटेन करता है इसकी स्मेल को। जैसे ही आप लोग इसमें एसिड डालोगे तो ये रिटेन करना स्टार्ट कर देगा अपनी स्मेल को।
को। क्लियर? तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब बात करते हैं लिटमस पेपर की। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपको पता है तो लिटमस दो कलर के होते हैं, एक आपका रेड लिटमस होता है बच्चों, एक कैसा होता है आपका ब्लू लिटमस होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लू लिटमस लेना है इन द केस ऑफ एसिड। क्लियर? तो हम इसको किस केस में लेके चलेंगे, एसिड के केस में ब्लू को लेके चलेंगे, और रेड को हम लोग किसके केस में लेके चलेंगे, हम बेस के केस में लेके चलेंगे। क्लियर? तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे ब्लू लिटमस आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में हो जाता है एसिड के साथ। ध्यान रखना, ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होएगा, आपका रेड में, किसके साथ, एसिड के साथ। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज जैसा कि पता है आपको, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ऑरेंज से कैसा हो जाएगा ये रेड, किसके साथ, एसिड के साथ। और अगर मैं क्लोव की बात करूं, ये भी अपना रिटेन करेगा अपनी ऑरेंज इसकी स्मेल को। क्लियर? एसिड के साथ। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इन 6 के 6 चीजों के साथ कैसे आप लोग एसिड का पता लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, बेस की, कि बेस के साथ ये कैसे बिहेव करेंगे। जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपका जो टर्मरिक है येलो कलर से रेड हो जाएगा। यस, क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। येलो से रेड होना जैसे हल्दी स्टार्ट करता है, इसका मतलब जिस भी चीज के साथ आपने उसको रिएक्ट करवाया है, मिक्स करवाया है, या फिर उसके साथ कंबाइन किया है बच्चों, वो बेसिक नेचर की है। तो ये पहला इंडिकेटर था। अगर फिनोक्सिलिन की बात करूं, आपका कलरलेस होता है, लेकिन जैसे आप लोग बेस मिलाते हो तो इसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, पिंक हो जाता है, ये गुलाबी होना स्टार्ट हो जाता है। और बात करूं मैं आपका ओनियन, ओनियन बेस के साथ अपनी स्मेल को लॉस कर देता है, इससे इसकी स्मेल चली जाती है, इसकी गंध चली जाती है। और सेम केस आपका क्लोव के साथ भी होता है, ये भी अपनी जो स्मेल है उसको लॉस कर देता है, लेकिन एसिड के साथ ये रिटेन करता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब बात करूं रेड लिटमस को, किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, क्योंकि मैंने बताया था अगर ब्लू लिटमस को अगर रेड में कन्वर्ट करता है इट मींस योर सब्सटेंस इज एसिडिक। लेकिन अगर आपके रेड लिटमस को अगर ब्लू में कन्वर्ट किया जा रहा है इट मींस आपका सब्सटेंस कैसा है बच्चों, वो है आपका बेसिक। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगर ध्यान से देखोगे तो ऑरेंज आपका कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, ये येलो में बदल जाता है। एसिड के केस में रेड हुआ था, और अगर आपका ये येलो था, पीले कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका सब्सटेंस कैसा है, ये बच्चों आपका है एक तरीके से बेसिक नेचर का। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गए होंगे कौन कौन से इंडिकेटर है, क्या क्या चेंजेस उनके एसिड और बेस के साथ आते हैं। यहां पे आई होप कि यहां तक ये क्लैरिटी हो गया होगा। अब ये वापस से मुद्दा घूम के आता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की। अब हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं, रासायनिक जो गुण धर्म है उनसे शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक रिएक्शंस में आपको बताता चलूंगा, आपको बनाते चलना है। पहली जो बेसिक रिएक्शन है आपको ध्यान में रखना है, कोई भी मेटल बच्चों जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो कुछ डेफिनेट रिजल्ट आते हैं। जैसे कोई भी मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा ही देगा। एक आध एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, लेकिन आपको ध्यान में रखना मेटल और आपका जो एसिड है रिएक्ट करके आपको क्या देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे आपको दिख रहा होगा सोडियम नाम का मेटल है, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नाम का आपका साल्ट बन जाएगा बच्चों, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन गैस है। ये जरूरी है आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा है आपका हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन टेस्ट होता है, एक हाइड्रोजन टेस्ट का मतलब जैसे ही आप लोग इसको बर्न करोगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बर्न करोगे बच्चों तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो आग है उसको बुझा देता है। ये आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट। तो पहली रिएक्शन आई होप कि कैप क्लियर होगी। कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बच्चों वो प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल क्लियर। अब चलते हैं आगे, सेकंड रिएक्शन आपको देखना है। ये देखो कोई भी मेटल एसिड के साथ क्या बना है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्लियर कर दिया मैंने, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, इसको हाइड्रोजन टेस्ट भी बोलते हो, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अच्छा, क्या हो जब आपका मेटल बच्चों बेस के साथ रिएक्ट करे, तो मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि आपका एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने जिंक, कोई भी मेटल लिया, जिंक तो आपका मेटल ही है, लेकिन आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों क्या है आपका बेस। ठीक है, तो यहां पे ये सोडियम जिंक सल्फेट, सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया नाम का, ये साल्ट बन जाएगा आपके पास, और वापिस से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है, क्या बन जाएगा बच्चों आपका हाइड्रोजन गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समीकरण है। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा ध्यान में देखो, मेटल जो आपका मेटल के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है, मेटल के कार्बोनेट
कार्बोनेट की अगर आपने या मेटल के बाइकार्बोनेट की अगर आपने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो बच्चों आपको साल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो सोडियम सल्फेट बन गया, ये आपका साल्ट होता है बच्चों, ठीक है, और ये वाटर बन गया और ये क्या बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जा सकती है, स्टार लगा रहा हूं, नोट कर लेना, बना के जाना, चांसेस है बच्चों इसके। और जब मैंने आपको टॉप 10 रिएक्शन वाली वीडियो बनाई थी वहां पे भी इसको मेंशन किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है टॉप 10 वाला, यहां से कौन से टॉप 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं या आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, वहां से आप डायरेक्टली वहां पे जंप कर सकते हो और वहां पे देख सकते हो इत्मीनान से कि क्या क्या चीजें हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे, ये थोड़ा ध्यान में रखना, मेटल बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, मेटल के ऑक्साइड, अभी तक हाइड्रोजन कार्बोनेट था ये आपका बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हो, इसको रिएक्ट कराया, लेकिन जब आपका मेटल ऑक्साइड बच्चों एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही देगा। ये जर्नल से रिएक्शन है। एग्जांपल के लिए आप लोग ध्यान से देख सकते हो, जिंक ऑक्साइड की अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो ये क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, और प्लस में बच्चों क्या बन गया आपका वाटर। बहुत आसान है। अब आगे देखोगे, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर करते हो या जो मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर होता है उसका नेचर बताओ। तो मेटल अब ऑक्साइड देख के आप ये मत समझना ये बेसिक होता है, क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं बच्चों कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक कैसे होते हैं, आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। काफी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको आपको जरूर इत्मीनान से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सी, उम्मीद करता हूं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी, किसको किसके साथ रिएक्ट कराए क्या रिजल्ट मिलेगा, कौन से साउंड को आपको लोग प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का केस लिया, ठीक है, कौन सा टेस्ट बनता है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो आपको एक चीज क्लियर दिखेगा, व्हाट विल हैपन इफ एसिड और बेस को हम मिला दें। एक साइड में जैसे आपको दिख रहा है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा हुआ है बच्चों, ये एसिड है, एक साइड में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है बच्चों। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो यानी कि अगर मैं कर देता हूं आपका एसिड को किसके साथ मिक्स कर देता हूं, बेस के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड की रिएक्शन जब आप लोग बेस के साथ कराते हो तो वो अपने प्रभाव को खत्म करके एसिड और बेस साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट्स इट। यानी कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया, साल्ट प्लस में वाटर बन गया, दैट्स इट। अब एग्जांपल इसको क्या बोलते हैं, हेंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब आपका हीट इज रिलीज्ड, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। आपका हीट क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है। आपकी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, साल्ट प्लस वाटर एज ए रिजल्ट मिल जाता है हमको। अब आगे चले तो आप ध्यान से देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और क्या बनेगा आपका वाटर। कुछ इस तरीके की रिएक्शन आपको दिखाई देगी जब आप लोग इसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है। टेक इट सीरियस, अंडरस्टैंड इट वेल एंड नोट ईच एंड एवरी टर्म्स रिलेटेड टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अलोंग विद द एग्जांपल। एक आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव अ कॉमन। अभी तक सर आपने सारी बातें डिफरेंस की है कि एसिड भी ये करता है, बेस ये करता है, दोनों में कुछ तो समानता होगी, कोई तो बात ऐसी होगी जो सेम होगी। बेसिक मतलब दोनों में सेम क्या है, एग्जैक्टली कॉमन क्या है। तो जब मैंने कॉमन देखा तो मेरे सामने एक चीज आया कि दोनों को जैसे डिसोसिएट करते हैं बच्चों तो आयन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब यहां पे जब HCl एसिड को आप लोग डिसोसिएट करते हो तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है, जब आप लोग बेस को डिसोसिएट करते हो तो यहां पे OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। लेकिन है दोनों बच्चे क्या आपके आयंस, और आयंस ही प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ध्यान में रखना आपको। आयंस किसको कंडक्ट करते हैं,
आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। बेहद आसान है बच्चों, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या कॉमन है, ठीक है। दोनों ही आपके आयनिक स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब आगे चलते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। आपको कैसे पता चलेगा कितना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस है या उसका सॉल्यूशन है। बच्चों इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपके H पॉजिटिव आयन की संख्या, अगर एसिड में H पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा है तो आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अगर आपका OH नेगेटिव है तो आपका बेस आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट बात ऐसे याद रख सकते हैं, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, H हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना, बट हाउ कैन वी मेजर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैंने बताया ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिसाइड करता है आपकी स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, मैं अभी अभी बात किया, स्ट्रेंथ चाहे वो आपकी एसिड की हो और चाहे आपकी बेस की हो, दोनों की स्ट्रेंथ कौन आपका आइडेंटिफाई करता है बच्चों, आपका आइडेंटिफाई करता है कौन, आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब इसको मेजर करने के लिए हम एक स्केल का यूज करते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है बच्चों, उसको बोला जाता है आपका पीएच स्केल, क्लियर। ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें आपको अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना है ना, तो हम इस स्केल का यूज करेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस स्केल में 0 से लेके और 14 तक नंबर होते हैं। 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 एक ऐसा पॉइंट है जो कैसा आपका न्यूट्रल है। अच्छा, 7 से जब आप लोग 14 की तरफ जाते हो तो आपका H पॉजिटिव क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्लियर। ये क्या होता है आपका डिक्रीज, लेकिन OH नेगेटिव क्या हो जाता है, इंक्रीज। OH नेगेटिव मतलब बेसिक नेचर, हाँ जी क्लास, कैसा हो जाता है आपका बेसिक नेचर। तो यहां पे देखोगे तो इधर चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक नेचर, यानी कि आपका सब्सटेंस अगर पीएच वैल्यू कम रखता है, जितनी कम पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू 7 से 7 के जितने करीब उतना वीक एसिड, ठीक है। और ऐसे ही आपका जितनी दूर वैल्यू जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितनी पास आओगे उतना वीक बेस। तो ये कैसा ऐसा स्केल है जिसका यूज आप लोग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बच्चों करते हो। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अलग अलग आपको नंबर मिलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक चले जाते हो 14 तक, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक बढ़ता है, इधर बेस बढ़ता है, और इधर क्या बढ़ता है एसिड, इधर एसिड बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर, और इधर क्या बढ़ता है बेसिक कैरेक्टर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्लियर। अब पीएच जो है आपका, उसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, काफी अहम मुद्दा है ये। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है 7, यानी कि न्यूट्रल होता है वो, ये एक बात आपको जरूर याद में रखनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, पॉल्यूटेड एरिया में आपका जो वाटर है वो रेन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका पीएच किससे कम हो जाता है, 5.6 वैल्यू से कम हो जाता है, और वो कैसा बन जाता है, वो ये बन जाता है आपका एसिडिक इन नेचर, ये जरूर याद रखना है। अच्छा, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो आपका पीएच वैल्यू मेंटेन करती है 7 से 7.8। इस पीएच वैल्यू के दरमियान आपकी बॉडी वेल तरीके से काम करती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है जब आपकी माउथ का पीएच 5.5 से कम होना स्टार्ट होता है, तो आपके टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, आपके पेट में भी एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कई बार वो एसिडिटी का भी कारण बनता है, ठीक है। और जो भी आपका मधुमक्खी आपको डंक लगाती है, ठीक है, उस केस में हम बेस का यूज करते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर जाती है आपकी एसिड, क्लियर। तो कुछ बेसिक बातें थी बच्चों जो एसिड से रिलेटेड थी, जो बेस से रिलेटेड थी, आपको एक क्लैरिटी देके गई होगी। सारी केमिकल रिएक्शंस को हमने बनाया, कैसे डिफरेंस कर सकते हो ये हमने बनाया, कैसे आपको पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि बेस एसिड, सॉरी वीक एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, वहां उसके लिए हमने पीएच स्केल को यूज किया। कौन कौन सी पीएच स्केल हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रखती है, इंपॉर्टेंस है उनकी अपनी, वो बातें भी हमने यहाँ पे देखी। अब बात हम कहां पे करते हैं, बात करते हैं हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे, साल्ट इन डेली लाइफ। बहुत सारे साल्ट है हमारे सिलेबस में, देखो 4 आपको मेंशन है, टेबल सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। ये चारों के चारों हमें पता होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनता है। पहले बात करते हैं हम लोग टेबल साल्ट की, तो ध्यान से देखो, रॉक साल्ट
और दूसरा क्या है सी साल्ट। दो तरीके से आपका टेबल साल्ट बनता है, रॉक से चट्टानों से बनेगा या फिर समुद्र से बनेगा। समुद्र से बनने वाला एवेपोरेशन के थ्रू आएगा और ये वाला जो प्रोसेस है ये माइंड आउट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से माइंड आउट किया जाएगा। लिस्ट प्रोसेस फॉर्म टू साल्ट, इसको एक बहुत सिंपल तरीके से साल्ट बना दिया जाता है क्योंकि चट्टान की फॉर्म में होता है, रॉक की फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे सी सॉल्ट की तो यहाँ पे आपका इंप्योरिटी कंटेन होती है जिनको बाद में जाके इंप्योरिटी करके सेपरेट किया जाता है, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन दो ही तरीके हैं जिससे आपका टेबल सॉल्ट बनता है। अच्छा, टेबल सॉल्ट की अगर बात हुई है तो मैं बता देता हूं सोडियम क्लोराइड, जहां पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो आपका क्या बनता है, आपका टेबल सॉल्ट बनता है। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे देखो इसका यूज कहां पे करते हैं, अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करूं तो हमारे लगभग खाने की चीजें हैं, जो भी पकवान हैं उन सब में हम बच्चों किसका यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट का यूज करते हैं। डिफरेंट चीजों को बनाने में, बहुत सारी चीजों को जल्दी पकाने में, एज ए प्रिजर्वेटिव भी इसका यूज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसका यूज कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, जो पीकल जो अचार होता है उसमें इसको बहुत जगह पे डाला जाता है ताकि लार्ज अमाउंट में रहेगा तो ये उसको ऑक्सीडेशन से बचा लेगा, यानी कि एज ए प्रिजर्वेटिव ऑयल की जगह इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बोल सकते हो, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस। यस, ये कौन सा प्रोसेस है आपका, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये आपके पेपर में छपेगा ही छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। इट इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे क्लोरीन गैस है, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छे से मेंशन नहीं किया है, ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके, नमक डाला जाता है बेसिकली। मैंने इसके अंदर नमक डाला, सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या किया, वाटर मिक्स किया और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपका एनोड पे बनेगा और आपका क्लोरीन गैस किस पे बनेगा, कैथोड पे बनेगा। आपको दिख रहा होगा कैथोड पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन कहां पे है, एनोड पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये बन गया, ये क्या बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके, इसको फॉर्मेशन करने के लिए ये जो पूरा प्रोसेस यूज किया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लियर। ये तीन चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन का कहां पे यूज होता है, बराइन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी जनरेशन मेटल, सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसी और वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। फ्यूल, मार्जिन, अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं साल्ट इन डेली लाइफ। अब आपको पता होगा साल्ट इन डेली लाइफ मतलब ये वाला ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग बात करते हैं, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। बच्चों यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। इसका यूज कहां पे करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्रीज में और कपड़ों को वॉश करने में एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, साफ करने के लिए, डीकलराइज करने के लिए। और अगर आप लोग यूज देखना चाहो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमने बात की, इसका यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। अच्छा, इसका यूज हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक यूज है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की, जिसका नाम है आपका बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हो मीठा सोडा, ठीक है। उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। जैसे आप लोग रिएक्ट कराओगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। बच्चों ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही आपका बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा है। क्लियर। इसका यूज हम बहुत सारी जगह करते हैं, बहुत सारे पकवान में हम इसका यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों को फुलाने के लिए, जैसे पूरी हो गया, आपके पकोड़े हो गए, बहुत सारी चीजें में हम इसका यूज करते हैं। तो ये है बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बच्चों इसको बोलते हैं। इसके यूजेस मैंने बताए, ठीक है। इसका यूज मेन तो ये है कि बेकिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज किया, सॉरी, इट यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। इट यूज टू किचन फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े, ठीक है, ये मैंने बता दिया, किचन में काफी यूज होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में, ठीक है, ये जरूरी है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी बच्चों इसका क्या होता है, यूज होता है।
क्लियर? बहुत आसान सी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। लास्ट एंड फाइनल वॉशिंग सोडा है, हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इसका अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं आप लोग धावन सोडा। अब ये क्या होता है ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बस उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहां पे देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फ्लेम किया तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके नॉर्मल हीट के ऊपर सोडियम कार्बोनेट पे अगर वाटर डाल दोगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में वाटर डाल दोगे तो ये 10 मॉलिक्यूल मिलके आपका क्या बन जाएगा, आपका वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है। क्लियर? ये बेसिक सी बात है। अब आगे चलते हैं। इसका यूज क्लींजिंग एजेंट में डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज हम लोग करते हैं बोरेक्स बनाने में, ठीक है। इसका यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में बच्चों, सॉरी पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, साबुन बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में, और इसको रिमूव किया जाता है। वाटर की अगर हार्डनेस रिमूव करनी है तो हम इसी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपका वाटर हार्ड है और उसकी हार्डनेस को रिमूव करना है तो इसी को किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आर द क्रिस्टल ऑफ साल्ट आर रियली ड्राई, ये जरूरी बात है कि साल्ट के क्रिस्टल रियली ड्राई होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसकी, आपका होता है वॉशिंग सोडा, जो होता है सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट जो 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जिप्सम ध्यान से देखो, जिप्सम कैसे बनाया जाता है। ये जिप्सम को अगर आप लोग हीट करते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल बन जाता है और आधा मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसको बोल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। जिप्सम से और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर वापस से इसको अगर वाटर हाफ वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो ये बन जाएगा और ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल इसके साथ है, ठीक है। तो एक बेसिक सी बात थी, ये आपको जरूर ध्यान में रखना। जिप्सम से आपका क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। कहां पे यूज होता है, डॉक्टर प्लास्टर करने में इसका यूज करते हैं, क्रोकरी में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज मेकिंग सरफेस स्मूथ को, सरफेस को क्या बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए क्या होता है आपका, इसका यूज होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चों आपको क्लैरिटी आ गया होगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी बात मैंने बताई, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने करीब आपको समझाने की कोशिश करी। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।